नमस्ते। स्वागत है आप सबका दी योगा डेस्टिनी में। आज हम डिस्कस करेंगे इम्यूनिटी के बारे में। तो इम्यूनिटी क्या है और योग के माध्यम से कैसे हम इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं, आजकल कोरोना का समय चल रहा है। आप जहाँ भी जाओगे एक ही वर्ड सुनने को मिलता है कि अगर आपकी इम्यूनिटी अच्छी है तो आपको कुछ नहीं होता। तो इम्यूनिटी आखिर क्या है? इम्यूनिटी हमारे शरीर की वो रोग प्रतिकारक शक्ति है जो हमारे शरीर में प्रवेश करने वाले वायरस, कीटाणु या बैक्टीरिया जो भी प्रवेश करने वाले हैं उसके खिलाफ लड़ती है, उसको मार देती है और हमारे शरीर की सुरक्षा करती है। तो ये हमारी रोग प्रतिकारक शक्ति है। जैसे ही हमारी देश की सरहद पर जवान खड़े रहकर हमारे देश की सुरक्षा करते हैं, ठीक उसी तरह से ये रोग प्रतिकारक शक्ति हमारी बॉडी में एंटर होने वाले हर एक वायरस, कीटाणु से हमारी सुरक्षा करते हैं। तो ये इम्यूनिटी को योग के माध्यम से कैसे बढ़ाया जा सकता है? जैसे ही हमारी बॉडी में और भी बहुत सारी बॉडी सिस्टम्स होती हैं, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम है, रिस्पायरेटरी सिस्टम है, ठीक उसी तरह से हमारी बॉडी में एक इम्यून सिस्टम होती है जो बहुत सारे अंगों से बनी हुई होती है। तो ऐसे कौन कौन से अंग है इम्यून सिस्टम के, ये देख लेते हैं। तो सबसे पहले व्हाइट ब्लड सेल जिसे हम कहते हैं, यानी कि WBC। ये WBC जो होता है वो हमारे बॉडी के अंदर एंटर होने वाले वायरस, बैक्टीरिया को मारकर खत्म कर देता है और हमारी सुरक्षा करता है। उसके बाद आता है थाइमस ग्लैंड। तो थाइमस ग्लैंड जो है वो हमारे ब्रेस्ट बोन के नीचे होता है और जिसके अंदर व्हाइट ब्लड सेल्स का जनरेशन होता है, यानी कि निर्माण होता है। तो ये हमारी इम्यून सिस्टम का एक महत्वपूर्ण अंग है। उसके बाद आता है स्प्लीन। तो स्प्लीन जो है वो हमारे लेफ्ट साइड के स्टमक के साइड में होता है। तो जिसका काम होता है जो भी पुराने ब्लड सेल्स होते हैं उसको खत्म करके नए ब्लड सेल्स जनरेट करना और साथ ही में व्हाइट ब्लड सेल्स को वहां पर स्टोर करके रखना। तो ये भी इम्यून सिस्टम का अच्छा पार्ट है। और उसके बाद आता है लाइम्फेटिक सिस्टम। ये सिस्टम हमारी पूरे बॉडी के अंदर फैली हुई होती है, जिसमें छोटे छोटे नोड्स होते हैं। आपने देखा होगा कि कई बार हमारे शरीर के कुछ हिस्सों में छोटे मटर के दाने जैसी गांठें उभर आती हैं। तो ये किसी न किसी इन्फेक्शन की वजह से होता है। जब आपकी ये सिस्टम खराब होती है तो ये इन्फेक्शन आपको लग जाता है और इस तरह से आपकी गांठें उभर आती है। तो ये लाइम्फेटिक सिस्टम भी हमारी इम्यून सिस्टम का एक पार्ट है। उसके बाद आता है हमारा बोन मैरो, यानी कि हमारी जो हड्डियां होती है ना, बड़ी हड्डियां, उसके अंदर एक स्पॉन्जी टिश्यू रहता है। तो ये टिश्यू के अंदर हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं, रेड ब्लड सेल्स होते हैं, इसका जनरेट होता है और वहां पर वो स्टोर भी होते हैं। तो ये सारे जो ऑर्गन है ये हमारे इम्यून सिस्टम का एक पार्ट है। उसी के साथ साथ आता है हमारी स्किन, क्योंकि जब भी वायरस अटैक करता है तो हमारे स्किन के ऊपर इसका इफेक्ट आता है। कई बार हमारे स्किन के ऊपर रैशेस हो जाते हैं या इस तरह के इन्फेक्शन लगते हैं। तो ये हमारे इम्यून सिस्टम की वजह से ही होते हैं। अगर आपकी इम्यून सिस्टम अच्छी है तो आपको इस तरह के रैशेस या कुछ भी नहीं होगा। तो स्किन भी हमारी इम्यून सिस्टम का एक हिस्सा है। उसके बाद आता है म्यूकस मेम्ब्रेन्स। तो ये जो म्यूकस मेम्ब्रेन्स है ये हमारी रिस्पायरेटरी सिस्टम है, हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम है या हमारी यूरिनरी सिस्टम है। इसके अंदर इस तरह के ऐसे सेल होते हैं जो हमारी बॉडी में एंटर होने वाले वायरस और बैक्टीरिया को खत्म करने के लिए शक्ति रखते हैं। तो इस तरह से इस सारे ऑर्गन्स से मिलकर हमारी इम्यून सिस्टम बनती है। और अब जब हम योगा अभ्यास करते हैं तो योग के हर एक आसन में हम इन सारे ऑर्गन्स के ऊपर काम करेंगे। ये सारे ऑर्गन्स के स्ट्रेचिंग करेंगे और इस तरह से इसकी मूवमेंट करेंगे कि ये अच्छे से वर्क करना शुरू करेंगे और इस तरह से ये आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने में आपकी हेल्प करेंगे। तो अब हम शुरू करते हैं आसनों का अभ्यास। तो आज हम जितने भी आसन करने वाले हैं ये सारे आसन मैं आपको एक एक बार करके दिखाऊंगी। आपको इन आसनों का अभ्यास 3 बार या 5 बार करना है और उसके साथ साथ जितना हो सके हर एक आसन में आपको होल्ड करने की कोशिश करनी है। 10 सेकेंड, 20 सेकेंड या अपनी कैपेसिटी के हिसाब से इसको होल्ड करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम सबसे पहला आसन जो है हमारा वो है ताड़ासन, जिसके लिए दोनों पैरों को शोल्डर लेवल जितना ओपन रखेंगे। इन दोनों हाथों की फिंगर्स को ऐसे लॉक करेंगे, हाथों को इस तरह से पलट ले। सांस को भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर की ओर स्ट्रेच करें और जितना हो सके अपने पूरे बॉडी को भी ऊपर की ओर स्ट्रेच करने की कोशिश करें।
ये हमारे लाइम्फेटिक नोड को इफेक्ट देगा, हमारे लाइम्फेटिक सिस्टम को एक्टिव करेगा। और अगर आपकी कैपेसिटी है तो आप अपनी हिप को भी ऊपर उठा लें, नजर को किसी एक पॉइंट के ऊपर होल्ड करें और यहाँ पर नॉर्मल ब्रीथिंग करते हुए इसको होल्ड कीजिए और फिर सांस छोड़ते हुए रिलीज कीजिए और रिलैक्स। अब नेक्स्ट आसन जो है वो है अधोमुखी स्वानासन, जिसके लिए भी हम अपने दोनों पैरों को शोल्डर लेवल जितना ओपन रखेंगे, घुटनों के बले से बैठ जाएंगे, हाथों की फिंगर्स को ओपन रखते हुए हाथों को भी नीचे टिका देंगे। इस तरह से टेबल टॉप पोजीशन में आ जाना है और यहाँ से सांस भरते हुए अपने हिप के पोर्शन को ऊपर की ओर उठाए और हिप को पीछे की ओर खींचना है। ये हमारे बोन मैरो के ऊपर इफेक्ट देगा। इस तरह से आप नीचे की साइड अपने सर को ले जाए, सांस छोड़ते हुए नीचे जाए, जितना आप जा सकते हैं उतना नीचे जाने की कोशिश कीजिए। और अगर यहाँ पर आप अपनी हील को जमीन के ऊपर नहीं लगा पाते हैं तो हील को थोड़ा ऐसे ऊपर उठा के भी रख सकते हैं या तो अपने घुटनों को थोड़ा मोड़ के भी रख सकते हैं। और इस तरह से यहाँ नॉर्मल ब्रीथिंग करते हुए इस आसन में होल्ड कीजिए। और अगर अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी है तो आप इस तरह से नीचे की ओर जाए और अपने पूरे सर को भी जमीन की ओर लगाने की कोशिश कीजिए और सांस भरते हुए वापस आएंगे। यहीं से हम कुछ देर विश्राम के लिए बालासन में चले जाएंगे। इस तरह से अपने सर को जमीन के ऊपर रख के कुछ सेकंड यहाँ पर आप आराम कीजिए और फिर सांस भरते हुए उठेंगे। अब हम करेंगे परिवृत्त जानु शीर्षासन, जिसके लिए इस तरह की पोजीशन में आना है। एक पैर को पूरा सीधा रखेंगे, दूसरा पैर का घुटना मोड़ेंगे। ये जो हमारा जिसका तलवा है उसको हम अपनी इनर थाइस के ऊपर लगाएंगे और हमारा जो सर है, हमारा जो नी है, वो सब एक ही लाइन में रहे, इसका ध्यान रखें। यहाँ पर सांस को भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे और सांस छोड़ते हुए इस तरह से साइड में स्ट्रेच करेंगे और नीचे की ओर झुकते जाए। ये हमारे पूरे साइड के स्ट्रेचिंग के लिए है। और फिर सांस भरते हुए ऊपर की ओर उठेंगे और सांस छोड़ते हुए रिलीज। उसी तरह से हमें दूसरी साइड भी करना है। तो जो घुटना मुड़ा हुआ था वो पैर को हम सीधा कर देंगे और जो सीधा था उसका घुटना मोड़ के तलवे को हम अपने अंदर की थाइस की ओर लगाएंगे और घुटना और हमारा सर दोनों एक लाइन में रहे। इस तरह से पोजीशन लेंगे। सांस भरते हुए हाथों को ऊपर उठाएंगे और सांस को छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे की ओर झुकेंगे। अगर आप ज्यादा नहीं झुक पाते हो तो कोई बात नहीं, आप जितना भी चाह सकते हो उतना नीचे जाइए। इस तरह से भी इसको होल्ड कर सकते हैं, लेकिन ये सांस छोड़ते हुए नीचे जाएंगे और फिर यहाँ पर आपको नॉर्मल ब्रीथिंग करते हुए इसको होल्ड करना है और फिर सांस करते हुए ऊपर की ओर उठे। तो ये था परिवृत्त जानु शीर्षासन। अब नेक्स्ट दो आसन हम पेट के बल पर लेट कर करेंगे। इसके लिए इस तरह से पेट के बल लेट जाए और पहला आसन है भुजंगासन। इसके लिए आपको दोनों हाथों के फिंगर्स को ओपन करते हुए अपने शोल्डर के पास रखना है और दोनों पैरों के बीच में हल्का डिस्टेंस करते हुए दोनों पैरों के पंजे जो है वो जमीन के ऊपर लगा के रखने हैं। यहाँ से सांस को भरते हुए नेवल तक का बॉडी ऊपर की ओर उठाए, अपने दोनों एल्बो को अपने शरीर से लगा के रखें और अपने चेस्ट को ओपन करें, शोल्डर को ओपन करें। ये हमारे थाइमस ग्लैंड को एक्टिव करेगा जो हमारे डब्ल्यूबीसी का प्रोडक्शन करता है, इसके लिए बहुत ही अच्छा है। और फिर सांस छोड़ते हुए नीचे। और अगर आपकी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी है तो आप ये धनुरासन भी कर सकते हैं, जिसके लिए आपको दोनों पैरों के एंकल को पकड़ लेना है और सांस को भरते हुए अपना अपर बॉडी ऊपर उठाएंगे और नीचे से ये थाइस का पोर्शन भी ऊपर की ओर उठाएंगे। कुछ इस तरह से सांस भरे और ऊपर की ओर उठाए। यहाँ पर आपको यहाँ नॉर्मल ब्रीथिंग पे इसको होल्ड करना है। ये भी हमारे थाइमस को भी एक्टिव करेगा, हमारे बॉन मैरो को एक्टिव करेगा
हमारे स्प्लीन को भी इफेक्ट देगा। तो ये हमारे जितने भी इम्यून के ऑर्गन हैं उसको इफेक्ट करेगा। बहुत ही अच्छा है। आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से ऊपर की ओर उठा सकते हैं और फिर सांस को छोड़ते हुए रिलैक्स। यहीं से आप कुछ देर विश्राम के लिए इस तरह से मकर आसन लगा सकते हैं, जिसमें दोनों हाथों को एक के ऊपर एक रख के इस तरह से उसके ऊपर सर लगा दे और दोनों पैरों के पंजे खोल ले और इस तरह से मकर आसन में कुछ देर तक विश्राम कीजिए। उसके बाद हमें करना है उष्ट्रासन, जिसके लिए हम इस तरह से घुटनों के बल पर बैठ जाएंगे और फिर यहाँ पर दोनों पैरों के बीच में हिप के जितना डिस्टेंस होगा, दोनों हाथों की हथेलियों से कमर को सपोर्ट करेंगे और दोनों पैर के जो पंजे हैं वो जमीन के ऊपर लगे रहेंगे और सांस को भरते हुए हमारी चेस्ट को ओपन करेंगे और कमर के नीचे के हिस्से को आगे की ओर पुश करते जाए। सांस करें, सर को पीछे ले जाए, के पोर्शन को आगे की ओर पुश करें। ये भी थाइमस को, स्प्लीन को, बोन मैरो को और हमारे जितने भी ऑर्गन्स है इम्यून सिस्टम से जुड़े हुए इन सबको एक्टिव करेगा। इस आसन में कम से कम 30 सेकंड तक होल्ड करने की कोशिश कीजिए। नॉर्मल ब्रीथिंग करते रहिए और फिर उसके बाद सांस भरते हुए वापस आए। अगर आपकी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी है, आप कर सकते हैं, तो इसके साथ आप चक्रासन भी कर सकते हैं। इसके लिए आप इस तरह से जमीन के ऊपर लेट जाए, दोनों पैरों को जो एडिया है उसको जितना हो सके अपने थाई से नजदीक ले आए और दोनों हाथों की हथेली को अपने शोल्डर के पास लगाए। फिंगर्स को ओपन रखे, सांस को भरते हुए पूरे बॉडी को ऊपर की ओर उठाए। सांस भरे, पूरा बॉडी ऊपर उठाए। यहाँ पर ये आपके जितने भी एब्डोमिनल ऑर्गन हैं उससे जुड़े हुए जितने भी इम्यून सिस्टम के ऑर्गन हैं उसको भी एक्टिव करेगा। साथ ही में आपके चेस्ट को ओपन करेगा, स्प्लीन को ओपन करेगा। हो सके तो इसको अपने रूटीन में जरूर शामिल करें। फिर सांस छोड़ते हुए नीचे। अब यहाँ से हमें करना है इसका रिवर्स और काउंटर पोज, जो है पश्चिमोत्तानासन, जिसके लिए हम बैठ जाएंगे। बैठकर सांस भरते हुए हाथों को ऊपर उठाए और सांस को छोड़ते हुए धीरे धीरे से अपनी बॉडी को नीचे की ओर ले जाए। आप अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से नीचे जाइए। आपका सर अगर घुटनों के ऊपर नहीं लगता है तो कोई बात नहीं, आप जितना जा सकते हैं उतना नीचे जाने की कोशिश कीजिए। जितनी देर तक आपने उष्ट्रासन किया है या तो चक्रासन किया है, कम से कम उसकी आधा टाइम तक इसको होल्ड करें। वैसे ही सांस को होल्ड करना है और फिर सांस को भरते हुए रिलैक्स। अब हम करेंगे सेतुबंधासन, जिसके लिए फिर से ऐसे लेट जाएंगे और दोनों पैरों की एड़ियों को अपने थाइस के नजदीक ले आए। फिर सांस को भरते हुए हमारे पेल्विक के जो पोर्शन है उसको ऊपर की ओर उठाएंगे। तो सांस करें और पेल्विक को ऊपर की ओर उठाए। हाथों को चाहे तो आप इस तरह से फिंगर्स को लॉक करके नीचे भी रख सकते हैं और अगर आप कंफर्टेबल हैं तो इसको अपने पैर की ऊपर इस तरह से सपोर्ट भी दे सकते हैं और आपकी चीन जो है वो चेस्ट के ऊपर लग जाए, उतना अपना पेल्विक का पोर्शन ऊपर की ओर उठना चाहिए। ये भी थाइमस ग्लैंड को भी एक्टिव करेगा, ये बोन मैरो को भी एक्टिव करेगा। साथ ही में ये स्प्लीन के लिए भी बहुत ही इफेक्टिव है। तो इस तरह से आपको ये सेतुबंध करना है और फिर सांस छोड़ते हुए रिलैक्स। अब यहाँ से ही हम करेंगे सर्वांगासन। सर्वांगासन करने के लिए दोनों हाथों की हथेलियों को जमीन के ऊपर टिका के रखें और फिर सांस भरते हुए दोनों पैर को ऊपर की ओर उठाए। यहाँ से सांस छोड़ते हुए आपको दोनों कमर के पूरे नीचे के हिस्से को ऊपर की ओर उठाना है और हाथों से सपोर्ट करना है। देखिए इस तरह हाथों से सपोर्ट कीजिए कमर को और जितना हो सकता है
अपने हाथों को नीचे की ओर ले जाए और पूरे पैरों को ऊपर की ओर उठाए। जिस तरह से आपका पूरा बॉडी एक लाइन में आए, ऐसे कोशिश कीजिए। अगर आपकी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी है तो आप ये सर्वांगासन कर लेंगे। अगर आप सर्वांगासन नहीं कर सकते हैं तो आप विपरीत करनी कर लीजिए, जिसके लिए पैरों को थोड़ा ऐसे 45 डिग्री तक ले जाए और इस तरह से इसको होल्ड कीजिए। यहाँ पर नॉर्मल ब्रीथिंग करते रहना है। ये हमारे थायराइड को, थाइमस को न्यूट्रिशन देगा, जिससे वाइट ब्लड सेल्स आसानी से बन पाएंगे और हमारी इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव करेंगे। अभी यही से हम जाएंगे हलासन पोजीशन में, जिसके लिए दोनों पैरों को इस तरह से पीछे जमीन के ऊपर लगाए। अगर आप हलासन नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, आप वहीं से डायरेक्ट वापस आ सकते हैं। इस तरह से हलासन करना है आपको। कुछ देर तक यहाँ पर होल्ड कीजिए और फिर सांस को छोड़ते हुए इस तरह से नीचे उठे और धीरे से सांस लेते हुए पैरों को नीचे की ओर लगाए और यहाँ पर शायद कुछ देर तक विश्राम कर लीजिए। लास्ट में हम करेंगे मत्स्यासन, लेकिन वो एक सपोर्ट के साथ करेंगे। इसके लिए आपको इस तरह से एक राउंड तकिया चाहिए। इस तकिए को आपको अपनी कमर के नीचे रख लेना है, जिससे आपको सपोर्ट मिल जाएगा और आप ज्यादा देर तक इस आसन को होल्ड कर पाओगे और इसी में आप ज्यादा देर तक डीप ब्रीथिंग का अभ्यास कर पाओगे। इस तरह से तकिए को अपनी स्पाइन के नीचे रख देना है और इस तरह तकिए के ऊपर सो जाना है आराम से। और फिर यहाँ पर आपको डीप ब्रीथिंग का अभ्यास करना है। तो पैरों को इस तरह से नीचे की ओर खींच के रखें। सांस को भरते हुए पूरे बॉडी को सांस से भर लेना है। और सांस को पूरी तरह से बाहर निकालते हुए पूरे बॉडी को सांस से खाली कर देंगे। फिर से करेंगे। और छोड़ेंगे। फिर से एक बार। इस जो डीप ब्रीथिंग का अभ्यास है, इसको आपको कम से कम 10 से 15 चक्र करने हैं। मैंने यहाँ पर आपको 3 चक्र करके दिखाए हैं। और उसके बाद किसी भी एक साइड पर टर्न होकर अपनी जगह पर बैठ करना है। इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए इन आसनों के साथ साथ आप और कौन कौन सी बातों का ध्यान रखेंगे? तो सबसे पहले, अगर आप किसी भी तरह का स्मोकिंग करते हैं, अल्कोहल का सेवन करते हैं, तो उसको अवॉइड कीजिए। दिन में कम से कम आधा घंटा एक्सरसाइज के लिए निकालें। सुबह की जो हल्की सनलाइट होती है, जिसमें विटामिन डी मिलता है, वो 10 से 15 मिनट सुबह लीजिए। और उसके साथ दिन भर पर्याप्त मात्रा में आपको पानी पीना है। जितना हो सके आपको हेल्दी डाइट इस्तेमाल करना है, जिसमें आपको जंक फूड को अवॉइड करना है। फ्रेश फ्रूट्स, फ्रेश वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करना है। और रात में जो आपकी नींद होती है, कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद होनी बहुत ही जरूरी होती है। तो इतनी नींद आपको लेनी चाहिए। और हो सके तो कम से कम 15-20 मिनट दिन में आपको मेडिटेशन के लिए निकालना है, क्योंकि मेडिटेशन करने से आपका स्ट्रेस लेवल कम होगा और स्ट्रेस कम होगा तो आपकी इम्यूनिटी के ऊपर उसका बहुत ही अच्छा इफेक्ट आएगा। तो आशा करती हूँ कि आज की ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।